गुड मॉर्निंग बिहार। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर टिकटों की रेस की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और रोज आपको बता रहे हैं एक जिले की विधानसभा क्षेत्रों का हाल। तो आज हम हाजिर हैं सहरसा जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बताने को कि वहाँ टिकट की रेस कैसी चल रही है और कौन कौन से उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, यह वक्त बताएगा। और जो ये फीडबैक हम आपको दे रहे हैं, इसके लिए लाइव स्टीज की जो टीम है वो बहुत मेहनत करती है। जिस ज़िले की चर्चा हम करते हैं वहाँ 7 से 10 लोगों से, जो प्रबुद्ध लोग हैं या जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और कम से कम 3 सूची में जिनके नाम शामिल होते हैं उनकी ही चर्चा हम करते हैं। इसके बाद जो पटना में पॉलिटिकल कॉरिडोर्स है, चाहे भाजपा का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे राजद का हो, चाहे लोजपा का हो, चाहे पप्पू यादव की पार्टी का हो, उनसे हम फीडबैक प्राप्त करते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि टिकट की रेस कैसी चल रही है। तो सहरसा जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, सहरसा, सोनबरसा, महिषी और सिमरी बख्तियारपुर, और चारों पर 2015 में जीत हासिल हुई थी महागठबंधन को, मतलब जदयू, राजद और कांग्रेस को। अब ये गठबंधन वैसा नहीं है, जदयू एनडीए में जा चुका है। सिमरी बख्तियारपुर में उलटफेर हुआ उपचुनाव में, क्योंकि दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से सांसद बन गए। पहले सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीते थे, 2015 में विधायक बने थे, और जब उपचुनाव हुआ तो वहां जदयू को राजद ने हरा दिया। तो जो चर्चा है, देखिए, इसके पहले आपको हम बता दें कि सहरसा की ख्याति क्यों है। तो सहरसा की प्रसिद्धि पंडित मंडन मिश्र को लेकर है, आप समझ सकते हैं कितनी विद्वता है इस भूमि पर। तारा स्थान प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। विराटपुर का चंदी स्थान, जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास में यहीं रहे थे। बृहद बनगांव है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह एक ऐसा बृहद बनगांव है जहां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों की भरमार है। समाजवादियों की धरती है। फिर पप्पू यादव भी हैं, शरद यादव भी हैं, दिनेश चंद्र यादव भी हैं, आनंद मोहन भी हैं। तो ये सब फैक्टर हैं, मायने रखते हैं, जो पॉलिटिकल जो दशा जो तय होती है सहरसा की राजनीति की। तो हम चर्चा अब करेंगे एक एक सीट की, और सबसे पहली चर्चा सहरसा विधानसभा क्षेत्र की। तो सहरसा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करने के पहले जो टिकट की रेस है, आपको हम 2015 का नतीजा बता देते हैं। तो देखिए, 2015 में महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार जाति से यादव हैं, आरजेडी के उम्मीदवार थे और 1,02,850 मत लाकर चुनाव जीते थे। इन्होंने भाजपा के आलोक रंजन को हराया था, जिन्हें 63,644 मत आए थे। जाप मतलब पप्पू यादव की पार्टी से संजना देवी चुनाव लड़ रही थी, उन्हें 6,618 मत आए थे। तो अब क्या होगा? तो देखिए, अरुण कुमार आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं। महागठबंधन की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले एनडीए की बात बता देते हैं, क्योंकि राजद के खिलाफ भाजपा को यहाँ लड़ना है, लोग ऐसा मान रहे हैं। लेकिन भाजपा में टिकट की रेस में मारामारी बहुत तेज है। कौन टिकट ले जाएगा कह नहीं सकते हैं। 3 तो पूर्व विधायक हैं जो सहरसा की रेस में कभी आगे कभी पीछे हो रहे हैं। 2 स्थानीय पूर्व विधायक हैं, इनके नाम हैं आलोक रंजन, जो 2015 में भी लड़े थे, 10 से 15 तक विधायक भी थे। संजीव झा हैं, 5 से 10 तक विधायक थे, 2005 से 2010 तक संजीव झा। तो ये दोनों तो हैं ही भाजपा की रेस में। किशोर कुमार मुन्ना पूर्व विधायक सोनबरसा से चुनाव जीते थे, ये भी सोनबरसा बाद में सुरक्षित क्षेत्र हो गया। 2015 में इन्होंने सुपौल से चुनाव लड़ा था भाजपा के टिकट पर, लेकिन अब चूंकि भाजपा जदयू का गठबंधन है, सुपौल में विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, छत्रप हैं, और सुपौल में जदयू की पहचान ही विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, इसलिए किशोर कुमार मुन्ना फिर से सहरसा की धरती पर प्रकट हैं। वे रहते भी सहरसा में ही है, कर्मभूमि भी उनकी है और मातृभूमि भी सहरसा जिला ही है। तो किशोर कुमार मुन्ना भी लगातार तैयारी कर रहे हैं और संगठन के कार्यों में भी दिलचस्पी लेते हैं। ये 3 पूर्व विधायकों में घमासान है, लेकिन ये 3 उम्मीदवार ही दावेदार नहीं हैं भाजपा के। देखिए, भाजपा में नीरज गुप्ता हैं, इनकी भी बड़ी चर्चा हो रही है, अभी बहुत चर्चा है। और अचानक से, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल अचानक से लाजबंती झा का शोर बहुत
तेजी से फैल रहा है भाजपा से सहरसा में। क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। राजीव रंजन, इनकी भी चर्चा हो रही है। तो ये 6 उम्मीदवार हैं, किशोर कुमार मुन्ना, आलोक रंजन, संजीव साल, नीरज गुप्ता और राजीव रंजन। ये 6 उम्मीदवार, भाजपा का टिकट कौन ले जाएगा वक्त बताएगा, क्योंकि सबों के अपने अपने पैरोकार हैं और सबों का अपना अपना दावा है। भाजपा की एक मजबूरी यह भी है कि सहरसा जिले की एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं ब्राह्मण को भी लड़ाना है और राजपूत का भी एडजस्टमेंट करना है। तो ये भाजपा का हाल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीट भाजपा का तो जदयू में चुनाव लड़ने को कोई ख्वाहिशमंद कभी रहा ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि काश यह सीट चुनाव लड़ने को जदयू को मिल जाती एनडीए गठबंधन में, तो हम भी चुनाव लड़ लेते। तो जदयू में ऐसे कौन लोग हैं? तो देखिए, जदयू में ऐसे लोगों में 4 नाम सुनने को मिलते हैं जो फीडबैक वहाँ से आता है। सोहन झा हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी चर्चा होती है। प्रभात रंजन झा हैं, पटना में वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके इर्द गिर्द दिखते हैं। रेणु सिन्हा हैं, चेयरमैन रही हैं, आपको पता है। इनकी पहचान दिनेश चंद्र यादव से बहुत करीबी हैं, इनकी भी चर्चा होती है। अक्षय झा हैं। ये 4 नाम, लेकिन यह सीट मूल रूप से भाजपा की मानी जाती है। तो जदयू में भी लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्हें अभी चुप रहना पड़ सकता है, क्योंकि जदयू भाजपा का गठबंधन एक दिखता है। अभी लोजपा का क्या होगा यह पता नहीं है। अब हम चले आते हैं महागठबंधन में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यह सीट आरजेडी की है, सिटिंग सीट है, आरजेडी की ही सिटिंग सीट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अरुण कुमार यादव मौजूदा विधायक हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरुण कुमार यादव की दावेदारी को चुनौती देने वाले यहाँ नहीं है। सहरसा में अरुण कुमार यादव की दावेदारी को चुनौती देने वाले भी हैं, और तेजस्वी यादव व लालू यादव के दरबार में लोग अपने अपने टिकट के लिए अपना अपना तर्क देते हैं। जो दूसरे राजद के इच्छुक उम्मीदवार हैं, रंजीत यादव हैं। 2005 में जब सोनबरसा सुरक्षित नहीं था तो ये चुनाव लड़े थे। किशोर कुमार मुन्ना ने इन्हें हराया था। निर्दलीय उम्मीदवार किशोर कुमार मुन्ना चुनाव जीते थे। अशोक कुमार सिंह पूर्व मंत्री हैं, सहरसा में राजद की राजनीति की एक धुरी हैं, ये भी सहरसा के लिए इच्छुक हैं। छत्री यादव जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, तो ये भी चाहते हैं। और इन नामों के बीच एक और चर्चा जिला परिषद के अध्यक्ष अरहुल देवी की होती है। जिला परिषद के अध्यक्ष हैं अरहुल देवी, इनके हस्बैंड डीएसपी थे, रिटायर्ड हुए हैं, और कहा जा रहा है कि अरहुल देवी भी पूरी जोर लगाई हुई हैं कि टिकट उन्हें प्राप्त हो जाए। ठीक इसी प्रकार से धीरेन्द्र यादव शरद यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन देखिए शरद यादव बहुत अब राजद में कितना काम आएंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पटना की जो चाल है उसमें शरद यादव का महत्व बहुत अभी दिख नहीं रहा है राजद के भीतर। खैर, तो धीरेन्द्र यादव शरद यादव के कोटे से पैरवीकार हैं। जाप पप्पू यादव की पार्टी सहरसा की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह बात तय है। जैसा मैंने आपको बताया भी कि 2015 में संजना देवी चुनाव लड़ी थी। पप्पू यादव पत्ता अंतिम वक्त में खोलेंगे, जब देखेंगे कि कहां कहां से किसे टिकट मिला। लेकिन अभी की चर्चा सुन लें तो इंदल मुखिया है, इनकी चर्चा होती है, वे अपनी दावेदारी लेकर पप्पू यादव के सामने हाजिर होते हैं। रंजन प्रियदर्शी हैं, इनकी चर्चा होती है। तो ये हाल है सहरसा विधानसभा क्षेत्र का। अब हम आगे आते हैं सोनबरसा देखिए, अब सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ रत्नेश सदा जीते हुए उम्मीदवार हैं जदयू के, कई दफे चुनाव जीते। रत्नेश सदा 88,789 मत आए थे इनको, 88,789 2015 के चुनाव में। और इन्होंने सरिता देवी पासवान लोजपा की उम्मीदवार को, जो एनडीए में थी, एनडीए में अब भी लोजपा है लेकिन आगे क्या होगा नहीं पता, सरिता देवी पासवान को 2015 में हराया था रत्नेश सदा ने। 35,026 मत आया था सरिता देवी पासवान को। सरिता देवी पासवान के बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान की परिवार से ही जुड़ी हुई हैं। रामविलास पासवान के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका जन्म भले ही खगड़िया जिले में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई बचपन में प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई सहरसा जिले के सोनबरसा में ही हुई थी। जाप से चुनाव लड़े थे 2015 में मनोज पासवान, उन्हें 5,443 मत आए थे। रत्नेश सदा सिटिंग एमएलए हैं जेडीयू के, और माना यह जा रहा है कि वे फिर से
एनडीए के, मतलब जदयू भाजपा लोजपा रही तो उसके उम्मीदवार ही होंगे। देखिए, रत्नेश सदा आम कार्यकर्ता रहे जदयू के। जब पहली बार उन्हें टिकट मिला, नीतीश कुमार ने टिकट दिया, तो कहा जाता है कि रत्नेश सदा उसके पहले रिक्शा चलाया करते थे। और रत्नेश सदा को जब टिकट मिला और नीतीश कुमार जब चुनावी सभा करने को गए, तो नीतीश कुमार ने यही पहचान दी थी रत्नेश सदा की कि देखिए, इस व्यक्ति ने पहली बार कुर्ता पहना है, सफेद कुर्ता। तो खैर, रत्नेश सदा चुनाव जीते। जब जीतन राम मांझी से झंझट हुआ नीतीश कुमार का, तब भी रत्नेश सदा मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है यह तो नतीजा बताएगा, लेकिन इनके बारे में यह कहा जाता है कि क्षेत्र से भले थोड़े दूर रहते हों, लेकिन अब भी आम आदमी की तरह रहते हैं। कहीं सो जाना, कहीं चले जाना, कहीं कुछ भी खा लेना, जमीन पर बैठ जाना, ये सब इनकी बातें कही जाती है। बीजेपी में भी देखिए, बीजेपी को यह सीट मिलती हुई नहीं दिखती है, लेकिन बीजेपी में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। जो सोनबरसा से फीडबैक आ रही है उसमें अमीर राम हैं, भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दरी चादर उठाने तक का काम इन्होंने किया है। ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब एनडीए में सीट जदयू के पास ही रहेगी, सिटिंग सीट है, तो फिर इनकी दावेदारी का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। एलजेपी सरिता देवी पासवान, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे कि 2015 में इन्होंने 35,026 मत लाया, 3 बार से लगातार चुनाव लड़ी हैं और हारी हैं। तो एलजेपी यदि एनडीए में रह जाता है तो सोनबरसा की सीट एलजेपी को मिलती हुई नहीं दिखती है। लेकिन लोग कहते हैं कि सरिता देवी पासवान का चुनाव लड़ना तय है, फिर से चुनाव लड़ेंगी। इनके घर में एक गमी भी हुई है, तो थोड़ी सांत्वना भी है, थोड़ी सहानुभूति भी है इनके परिवार के प्रति। तो चुनाव ये फिर से लड़ेंगी। रामविलास पासवान भले टिकट न दे पाए इन्हें अब, लेकिन ये सरिता देवी पासवान किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, यह देखने वाली बात होगी। अब हम चले आते हैं महागठबंधन की चर्चा कर लेते हैं सोनबरसा के संबंध में। तो आरजेडी से अभी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीदवार नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव के दिमाग में कोई ना कोई उम्मीदवार होगा और कोई ना कोई पैरोकारी कर रहा होगा। लेकिन सोनबरसा के चौक चौराहे से जो भी फीडबैक आया उसमें भी आरजेडी से किसी मजबूत उम्मीदवार की चर्चा नहीं हुई है। हाँ, कांग्रेस में 3 उम्मीदवारों की चर्चा हुई। यहाँ से जो फीडबैक आया है, तारिणी ऋषिदेव नाम है, दूसरे विनोद पासवान हैं और तीसरे कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान हैं। खगड़िया में अभी एक्टिव हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि यदि महागठबंधन में सोनबरसा रिजर्व सीट कांग्रेस को मिली तो कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान खगड़िया से आकर यहां चुनाव लड़ सकते हैं। जाप भी चुनाव लड़ेगा। मनोज पासवान ने 2015 के चुनाव में 5,443 मत लाया था। अब देखना है कि 2020 के चुनाव में पप्पू यादव फिर से मनोज पासवान पर ही भरोसा करते हैं या फिर वे किसी गठबंधन के हिस्सा बनते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो कौन कौन सी सीट उनके खाते में आती है। खैर, मनोज पासवान जाप के पिछले उम्मीदवार थे, अब भी दावेदारी कर रहे हैं। आजाद कुमार हैं कोई, वो भी चर्चा में हैं। अब देखिए, इंडिपेंडेंट दिलखुश पासवान का नाम, वहां से सोनबरसा से जो फीडबैक आ रहा है उसमें दिलखुश पासवान की उम्मीदवारी दावेदारी भी दिख रही है, इंडिपेंडेंट ही सही। एक और नाम बहुत चुपके से वहां चल रहा है, रजनी बाला। रजनी बाला जिला परिषद की मेंबर रही हैं। तो रजनी बाला का नाम है रजनी बाला पासवान। इनके हस्बैंड के बारे में बताया जाता है कि वो सहरसा जेल में बंद है, आनंद मोहन के करीबी हैं। तो रजनी बाला पासवान भी चुनाव लड़ सकती हैं निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से। यह चर्चा सोनबरसा की है। तो ये बात रही सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र की। अब हम चले आते हैं सिमरी बख्तियारपुर। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की पहचान दिनेश चंद्र यादव को लेकर भी है। दिनेश चंद्र यादव 2015 में जेडीयू से चुनाव जीते, बाद में मंत्री भी बने, लेकिन 2019 में वे लोकसभा के सदस्य बन गए मधेपुरा से। उन्होंने चुनाव हराया शरद यादव और पप्पू यादव को। तो 2015 के चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर में क्या हुआ था समझ लीजिए। दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के चुनाव जीते 78,514 मत लाकर। यूसुफ सलाउद्दीन जो महबूब अली कैसर खगड़िया के लोजपा सांसद हैं, उनके बेटे हैं, उन्हें चुनाव हराया था। यूसुफ सलाउद्दीन एलजेपी के उम्मीदवार थे और उन्हें मत आया था 40,708। रितेश रंजन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और इन्हें 9,847 मत आया था। ये टॉप 3 कैंडिडेट्स थे सिमरी बख्तियारपुर में।
लेकिन जब दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से सांसद चुन लिए गए और यहां उपचुनाव हुआ 2019 में, तो राजद ने जदयू को पटकनी दे दी। और यह पटकनी, यह शिकस्त दिनेश चंद्र यादव के लिए एक झटका था, क्योंकि सहरसा की राजनीति में जदयू की धुरी है दिनेश चंद्र यादव। नीतीश कुमार भी भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार ने दिनेश चंद्र यादव को भरोसा कर ही उनके कहे अनुसार डॉक्टर अरुण कुमार यादव को उपचुनाव में टिकट दे दिया था। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार यादव सीट को जेडीयू की झोली में फिर से नहीं दे पाए। यह दिनेश चंद्र यादव की भी हार मानी गई। और यहां उपचुनाव में वीआईपी ने भी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसने भी शानदार प्रदर्शन किया था। इसी कारण यह कहा जाता है कि देखिए, सिमरी बख्तियारपुर पर वीआईपी की दावेदारी भी है। आपको जैसा मैंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आता है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार थे। इस कारण भी वे सिमरी बख्तियारपुर पर दावेदारी कर रहे हैं। तो अब यहां उम्मीदवार कौन होगा? तो देखिए, आरजेडी से उम्मीदवार फिर से जफर आलम ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में जीते हैं, बहुत वक्त नहीं हुआ है, तो जफर आलम को ही फिर मौका मिलेगा, यह बात कही जा रही है। ऐसा नहीं है, जफर आलम तो है ही। देखिए, रितेश रंजन जो निर्दलीय जीते थे, वो फिर से चुनाव शरद यादव के करीबी हैं, लड़ना चाहते हैं, फिर से निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, राजद में कोई जगह बनती नहीं दिखती है, तो रितेश रंजन क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस यहां क्या कर सकती है? कांग्रेस को सीट मिलेगी यह बात लगती नहीं है, लेकिन सीट मिले तो, मैंने कहा सीट मिले तो, कांग्रेस यहां मोहम्मद नईमुद्दीन मुखिया हैं, वे कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस को जाती नहीं दिखती है। यह सीट राजद के कब्जे में ही रहेगी और राजद ही चुनाव लड़ेगा। और इस बात की संभावना भी पूरी है कि जफर आलम ही फिर से उम्मीदवार होंगे। वीआईपी इस सीट पर दावा कर रही है महागठबंधन में दावा कर रही है, मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी होती हमें दिखती नहीं है, क्योंकि यहां से राजद का विधायक अभी चुनाव जीता हुआ है। तो इसलिए क्या होगा नहीं होगा। दिनेश निषाद इनके उम्मीदवार हैं, और भी कहा जाता है कि इनके पास उम्मीदवारों की लंबी फौज है। अब हम चले आते हैं एनडीए की बात करते हैं। तो एनडीए में क्या दिनेश चंद्र यादव फिर से डॉक्टर अरुण कुमार यादव को टिकट दिला पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को भी सिमरी बख्तियारपुर के उपचुनाव की हार सताती है, तो अरुण कुमार यादव को फिर से टिकट मिलता है नहीं मिलता है, देखने वाली बात होगी। रघुनंदन कुशवाहा की भी चर्चा हो रही है, अरुण कुमार यादव को टिकट नहीं मिलता है तो सिमरी बख्तियारपुर में लोग कहने वाले कहते हैं कि दिनेश चंद्र यादव के जो छोटे भाई हैं रमेश चंद्र यादव, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जदयू में सब कुछ दिनेश चंद्र यादव को तय करना है, नीतीश कुमार को तय करना है। एलजेपी यदि एनडीए में बना रह गया तो फिर यूसुफ सलाहुद्दीन, जो महबूब अली कैसर के बेटे हैं, अभी बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डर बन रहे हैं, 2015 में भी चुनाव लड़े थे, तो उनके लिए कोई जगह बनती दिखती नहीं है। लेकिन एलजेपी ने यदि अलग चुनाव लड़ा या कोई फिर नया गठबंधन हो गया तो यूसुफ सलाहुद्दीन की दावेदारी हो सकती है सिमरी बख्तियारपुर में। ये सिमरी बख्तियारपुर का सीन है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, महिषी विधानसभा क्षेत्र में 2015 में चुनाव जीते डॉक्टर अब्दुल गफूर आरजेडी के 56,346 मत लाकर, लेकिन इनका अब निधन हो चुका है और यह सीट वैकेंट है, यहां अभी उपचुनाव नहीं हुआ है। 2015 के चुनाव में चंदन कुमार शाह रालोसपा के उम्मीदवार थे, 30,301 मत लाकर हारे थे। रालोसपा अब महागठबंधन का हिस्सा आज की तारीख में है, आगे रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। गौतम कृष्ण बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, नौहट्टा में बीडीओ थे, इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे। बीडीओ साहब के नाम से बड़े पॉपुलर थे, पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार थे। 2015 में इन्हें 19,958 मत आया था। पूनम देव इंडिपेंडेंट, देखिए पूनम देव जो हैं बाहुबली पप्पू देव की पत्नी हैं, राजनीति में सक्रिय रहती हैं, पप्पू देव का नाम है। इन्हें 11,361 मत आया था। लेकिन पूनम देव के बारे में कहा जा रहा है पप्पू देव अब आज़ाद हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि महिषी में दिलचस्पी थोड़ी सी कम है, वे भागलपुर के बिहपुर में ज़्यादा ध्यान लगाए हैं। तो अब क्या होगा? तो देखिए, पहले हम महागठबंधन की ही चर्चा कर लेते हैं। अब्दुल गफूर तो रहे नहीं, तो यहाँ से राजद का उम्मीदवार कौन? तो कहा जा रहा है कि राजद का उम्मीदवार अब्दुल गफूर के पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकती है, तय फैमिली को करना है। तो
परिवार से ये पुत्र और पुत्री दोनों दावेदार हैं। तेजस्वी यादव क्या निर्णय लेंगे देखने वाली बात होगी। कोई पैराशूट उम्मीदवार तो नहीं आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। वैसे धनिक लाल मुखिया की चर्चा भी यहाँ होती है उम्मीदवार के तौर पर। गौतम कृष्णा अब पप्पू यादव के साथ नहीं है, वीडियो साहब, जो 2015 के चुनाव में जाप कैंडिडेट के तौर पर 19,958 मत ले आए थे, वे अब पप्पू यादव से अलग हैं और इधर के दिनों में एक टिप्पणी को लेकर, विवादित टिप्पणी को भी लेकर चर्चा में है। तो गौतम कृष्णा भी टिकट चाहते हैं, लेकिन किस पार्टी से लड़े, चुनाव तो लड़ना है, यह अभी गर्भ में है। रालोसपा देखिए महागठबंधन में है, लेकिन यदि सीट राजद के खाते में रही, सिटिंग सीट है, तो रालोसपा की उम्मीदवारी का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन रालोसपा ने कोई राह जुदा की या राह जुदा हुई तो यहाँ उम्मीदवारी का मतलब हो सकता है। तो यहाँ शिवेंद्र कुमार जिसू जिलाध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा चलती है रालोसपा के उम्मीदवार के तौर पर। और चंदन कुमार शाह जो 2015 में भी चुनाव लड़े थे रालोसपा से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 30,301 मत लाए थे, उनकी दावेदारी भी है। मैंने आपको पप्पू देव की पत्नी पूनम देव के बारे में बता ही दिया। कांग्रेस से बात होती है, देखिए कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती हुई दिखती नहीं है, लेकिन तारानंद सदा की नाम की चर्चा होती है और कहा जा रहा है कि लहटन चौधरी के पौत्र हैं। लहटन चौधरी अपने जमाने में कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे इस इलाके में, तो लहटन चौधरी के पौत्र हैं जयप्रकाश चौधरी, वे भी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी। एनडीए में बात कर लें, देखिए ये सीट आरजेडी की है, तो एनडीए से उम्मीदवार यहाँ दिया जाना है। तो जेडीयू से देखिए चर्चा होती है गुंजेश्वर शाह की, 2005 में चुनाव भी जीते थे। ठीक इसी तरीके से राजकुमार शाह के बारे में सुना जा रहा है। घनश्याम चौधरी के बारे में सुना जा रहा है। घनश्याम चौधरी पहले नीरज कुमार बबलू के साथ काम किया करते थे एफसीआई में, मतलब नीरज कुमार बबलू के जो लोग काम किया करते होंगे उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि एलजेपी से नीरज कुमार बबलू, जो अभी भाजपा के विधायक हैं छातापुर से, सुपौल के, इनकी पत्नी अभी विधान परिषद की सदस्य हैं लोजपा से, तो कुछ लोग कहते हैं कि नीरज कुमार बबलू अपनी पत्नी नूतन सिंह, जो विधान परिषद की अभी सदस्य हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं महिषी से। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि टिकट किसके खाते में जाती है, जदयू को, एलजेपी को या बीजेपी को। बीजेपी से भी देखिए, अब किशोर कुमार मुन्ना के बारे में एक यह भी चर्चा है कि यदि सहरसा से टिकट में परेशानी हुई तो वे महिषी भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पूर्व विधायक हैं, 2005 में सोनबरसा से चुनाव जीते थे। सुरेंद्र यादव एक्स एमएलए हैं, ये भी बीजेपी में टिकट के ख्वाहिशमंद हैं महिषी से। तो ये हाल रहा महिषी, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा और सहरसा, मतलब सहरसा की 4 सीटों का हाल आज आपको हमने बताया है। कल फिर से आपको हम बताएंगे एक और जिले का हाल, और इसके साथ ही आप ध्यान रखिए, हम बहुत जल्द ही सेमीफाइनल का फाइट टिकट की दावेदारी में बिहार की 100 विधानसभा सीटों में किसके किसके बीच जाकर फंस गई है, एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे। 100 वैसे विधानसभा क्षेत्र जो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को तय करती है और किसी न किसी कारण से महत्वपूर्ण है, तो वह कार्यक्रम भी आपके पास हम जल्द लेकर आने वाले हैं। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बिहार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर टिकटों की रेस की हम लगातार